Good morning. Today is 23rd of Feb 2017 and we are going to discuss the articles of The Hindu. यहाँ पे देखिए, सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हम। पहले जो ऊपर आर्टिकल है, नागालैंड के मुख्यमंत्री जेलियांग ने इस्तीफा क्यों दिया, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। नीचे का जो आर्टिकल है, हमारे एल्डर सिटीजन्स किस प्रकार की प्रॉब्लम फेस करते हैं अपने अंतिम फेज में। तो न्यूज़ डिस्कशन की वीडियो में हमने कुछ इश्यूज डिस्कस किए थे, उन्हीं का आज एडिटोरियल आया है, तो इसे भी हम डिस्कस करेंगे। जो बीच का आर्टिकल है वो पॉपुलिज्म यानी लोक लुभावनवाद से रिलेटेड है, अच्छा आर्टिकल है ये भी। नीचे का जो आर्टिकल है ISIS से रिलेटेड है। ये पेज ओपेड का पेज है, तो इसमें तो आर्टिकल्स कम इंपॉर्टेंट होते हैं। ये ऑयल स्पिल का आर्टिकल है, इसे हम डिस्कस करेंगे। जयंती नटराजन द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है, और इसके अलावा हम इकोनॉमिक्स टाइम्स के भी आर्टिकल डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप देखिए, आप बताइए नागालैंड की लोकेशन है कहाँ पे इस पूरे रीजन में। देखिए, नागालैंड की लोकेशन ये है, यहाँ पे ऊपर है अरुणाचल प्रदेश, नीचे है मणिपुर और फिर है मिजोरम। तो नॉर्थ ईस्ट के मैप को आप हमेशा याद रखिएगा। सबसे ऊपर है अरुणाचल प्रदेश, नीचे नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम। मणिपुर में अभी ब्लॉकेड चल रहा है यहाँ पे, और मिजोरम ठीक है। मिजोरम में पहले काफ़ी अपराइजिंग थी। 1986 में मिजोरम में समझौता हो गया था हमारे वहाँ पे जो रिबल ग्रुप्स थे उनसे, उसके बाद से मिजोरम में शांति है। मणिपुर में शांति नहीं है फिलहाल, क्योंकि मणिपुर में इकोनॉमिक ब्लॉकेड है। हालांकि वो अभी वहाँ पे कुछ रिस्पाइट मिली है इकोनॉमिक ब्लॉकेड से। तो मेन रीज़न देखिए, ये इस पूरे रीजन में ये प्रॉब्लम आती है, जो जो ट्राइब्स हैं यहाँ पे, वो ट्राइब्स स्टेट की बाउंड्रीज को नहीं मानते। नागा जो लोग हैं, ट्राइब्स हैं, वो नागालैंड में भी हैं, वो मणिपुर में भी हैं। वो स्टेट की जो आर्टिफिशियल बाउंड्री है वो इनको नहीं मानते। वो कहते हैं हम काफ़ी सालों से यहाँ पर रह रहे थे, ये हमारा एरिया है। ऊपर मणिपुर में जो ट्राइब्स रहती हैं, कुकीज़ जो मैट्रीज हैं वो रहती है, वो हमारा एरिया है, वो कहते हैं। तो आपस में कई तरह की दिक्कतें आती हैं। ट्राइब्स स्टेट से भी लड़ती हैं, ट्राइब्स आपस में भी लड़ती हैं, ट्राइब्स की अपनी परंपराएं भी हैं। तो इस प्रकार से हमें यह करना है, हमें वो मॉडल अपनाना है ताकि वो ट्राइब्स है उनका कल्चर भी मेंटेन रहे, लेकिन वो उनका जो कल्चर है वो एक तरह से मॉडर्न ज़माने के हिसाब से भी हो। मतलब दोनों चीज़ हमें मेंटेन करनी है। कल्चर कैसे उनका मेंटेन करना है, ताकि वो अपनी ही एजुकेशन करें, मतलब उनकी जो आपसी शिक्षा है, लेकिन ज़माने के हिसाब से। ऐसे नहीं कि उनकी बहुत पुरानी जो सोशल प्रैक्टिसेस हैं वो आज के ज़माने में बिल्कुल भी स्टिक नहीं बैठती। कौन सी वो ऐसी प्रैक्टिसेस हैं, जैसे 33% रिजर्वेशन अभी दिया नागालैंड में। यहाँ पे देखिए, आर्टिकल में ही देख लीजिए, 33% देखिए रिजर्वेशन मिला आर्टिकल नंबर 243 के हिसाब से। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 73 तो देखिए लोकल पंचायत के लिए थी। 74th जो अमेंडमेंट थी 1992 में जो आई थी, वो अर्बन लोकल बॉडीज़ यानी नगर परिषद जो म्यूनसिपैलिटीज़ होती है उन वगैरह के लिए, MCD के लिए, अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए। तो देखिए काफ़ी सालों से यह जो रूल था, यानी ये आर्टिकल नहीं इम्प्लीमेंट किया गया था नागालैंड के अंदर में। और एक्सक्यूज़ ये दिया गया था कि नागालैंड को 371A आर्टिकल में स्पेशल दर्जा दिया गया है और पार्लियामेंट द्वारा बनाए हुए कानून नागालैंड में लागू नहीं होते। बाद में नागालैंड के CM ने हिम्मत की और 2001 में, अगर मैं बिल्कुल आपको बैकग्राउंड बताऊं तो 2001 में कानून बना दिया था कि इसे इम्प्लीमेंट करेंगे, और अर्बन लोकल बॉडीज़ को जो चुनाव होंगे वो इस आर्टिकल के हिसाब से होंगे कि वुमेन को 33% रिजर्वेशन मिलेगा इसमें, महिलाओं को। लेकिन बाद में फिर भी कानून बनने के बाद में भी इसे इंप्लीमेंट नहीं किया गया कई सालों तक, क्योंकि डर लगता था सभी गवर्नमेंट्स को कि अगर इसे इंप्लीमेंट करेंगे तो ट्राइब्स लोग हैं वो इसका विरोध करेंगे। आखिरकार फिर जो बॉडीज़ थी, यानी जो वुमेन की बॉडीज़ थी, नागा मदर काउंसिल जो थी, वो कोर्ट में गई, हाई कोर्ट में आदेश दिया कि देखिए आप इसे इंप्लीमेंट कीजिए। हाई कोर्ट ने उसको एक बार से स्टे लगा दिया था, बाद में वो सुप्रीम कोर्ट में गई दोबारा से, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि आप इसे जल्द से जल्द इंप्लीमेंट करें इस कानून को। फिर क्या हुआ, फिर आखिरकार जेलियांग थे, इन्होंने इस कानून को इम्प्लीमेंट किया। ये देखिए 33% वाले कानून को इम्प्लीमेंट किया और इलेक्शन करवाए गए। 1 फरवरी को इलेक्शन थे, 1 फरवरी के इलेक्शंस, जिसका विरोध किया था नागा ट्राइब्स ने। उन्होंने कहा था कि ये हमारी सोशल प्रैक्टिसेस के खिलाफ है, वुमेन को इतना रिजर्वेशन नहीं दे सकते। काफ़ी स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन हुआ इस मांग का। आखिरकार हार कर 1 फरवरी को इलेक्शन हुए, लेकिन इतना ज़्यादा विरोध हुआ कि उस 1 फरवरी के इलेक्शंस को नल एंड वॉइड कर दिया गया, यानी रद्द कर दिया गया। लेकिन नागा ट्राइब्स जो लोग विरोध कर रहे थे महिलाओं को आरक्षण देने का, वो इसी से शांत नहीं हुए। उन्होंने बाद में जेलियांग ने जबकि घुटने टेक दिए, उन्होंने इलेक्शन को रद्द कर दिया जो 1 फरवरी को करवाए गए थे नए रूल के हिसाब से, जिसमें से 33% रिजर्वेशन दे दिया गया था। बाद में नागा ट्राइब्स ने यह मांग रखनी स्टार्ट कर दी कि जेलियांग इस्तीफा दें। फिर हार के अब आके जेलियांग ने उनकी इस मांग पे घुटने टेकते हुए इस्तीफा दिया। उसी पर ये टिप्पणी कर रहे हैं। ये कहते हैं कि देखिए चेंज होता है, यानी स्टेटस को होता है। स्टेटस को का मतलब होता है यथास्थिति, मतलब जो चल रहा है उसको चलने दिया जाए।
यानी जब भी स्टेटस को के खिलाफ में, यानी जो कुछ चल रहा है यथास्थिति के खिलाफ में जाके कुछ अच्छा काम होता है तो उनके दोनों फायदे, मतलब दोनों तरफ से आवाज़ उठती है। कुछ लोग उसके फेवर में खड़े होते हैं, कुछ उसके विरोध में भी खड़े होते हैं। वही हुआ नागालैंड में महिलाओं को आरक्षण देने वाले डिसीजन पर। कुछ लोगों ने विरोध किया, यानी कि नागा ट्राइब्स ने, और ऑलमोस्ट सभी जनता ने इसका समर्थन किया कि महिलाओं को उनका हक मिलना चाहिए रिप्रेजेंटेशन में। लेकिन पॉलिटिशियन को इसके जो ये विरोध होता है उसको सहन करने की आदत होनी चाहिए। लेकिन जेलियांग ने यू टर्न लिया, पहले उन्होंने खुद से इस डिसीजन को इंप्लीमेंट किया, लेकिन बाद में इन पर बहुत प्रेशर आया तो उन्होंने इलेक्शन को रद्द कर दिया, जबकि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब ऐसी चीज़ें होती क्या है, ये कहता है कि जब भी देखिए ऐसी चीज़ें होती है ना, तो अपोजिशन पार्टीज एक तरह से, आपने कहावत सुनी होगी, फिशिंग इन द मड वाटर, मतलब कहने का मतलब यह कि मजबूरी का फायदा उठाने की बात है। अब ऐसी सिचुएशन थी तो पॉलिटिकल पार्टीज थी अपोजिशन की, उन्होंने इसी सिचुएशन का फायदा उठाना सोचा और उन्होंने भी आग में घी डालने का काम किया। ना सिर्फ अपोजिशन पार्टीज, इवन जो मुख्यमंत्री थे वहाँ के जेलियांग थे, उनके अंदर की पार्टीज में ही उनका विरोध स्टार्ट हो गया और इस सिचुएशन का फायदा उठाते हुए अब उनको इस्तीफा देना पड़ा। और 11वें नागालैंड के चीफ मिनिस्टर हैं, अब ये बनेंगे सुजरोजिली, ये बनेंगे। और बात यही है कि देखिए कि अब इन जो नए सीएम बनेंगे इनको ध्यान देना चाहिए कि नागालैंड में जल्द से जल्द शांति स्थापित की जाए और जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं उनके साथ में भी शांति वार्ता हो। और नागा पीस अकॉर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो अभी साइन किया था नागा ग्रुप्स के साथ में, NSCN जो इसाक महुआ हैं, देखो NSCN वहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है जो नागालैंड के राइट्स के लिए लड़ती है। 1950 के आसपास आई थी, पहले फिजो था, इसमें फिजो अलग से देश की मांग करते थे, नागालैंड अलग से देश बनना चाहिए। बाद में उन्होंने अपनी ये मांग डाइल्यूट कर दी, अब वो इंडिया के अंदर ही ग्रेटर नागालैंड की बात करते हैं। वो कहते हैं चलो अब हम अलग देश नहीं मांगते। अब ये वैसे डिवाइड हो चुकी है, फिजो तो रहे नहीं, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी NSCN जो अलग से देश की मांग करती थी। 1975 में एक शिलोंग एग्रीमेंट हुआ था, 2 थे इसाक महुआ और एक थे खापलांग। अब जो खापलांग है उन्होंने तो अभी भी हथियार उठा रखे हैं। अभी मणिपुर में हमारे 19 जवान शहीद हुए थे, वो हमला इन्होंने करवाया था, खापलांग ने। ये अभी भी अलग से देश की मांग करते हैं। लेकिन जो NSCN के जो बाकी 2 ग्रुप्स हैं, इसाक और महुआ, इनमें से एक की मौत हो गई और ये कह रहे हैं कि अब हमें भारत के अंदर ही एक ग्रेटर नागालैंड स्थापित किया जाए हमारा। उसमें जो नागा लोग, मान लीजिए कुछ नागा लोग यहाँ अरुणाचल प्रदेश में रहते हैं, कुछ लोग मणिपुर में रहते हैं, तो इन सब एरियाज को मिला के एक ग्रेटर नागालैंड बना दीजिए। तो इस प्रकार का एक पीस अकॉर्ड था जिसकी डिटेल्स पब्लिक में नहीं आई हैं। तो अगला आर्टिकल डिस्कस करते हैं हम, ये एल्डर सिटीजन से रिलेटेड है। तो देखिए एल्डर सिटीजन्स किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करते हैं सोसाइटी में। काफ़ी ओपन एंडेड क्वेश्चन है, बहुत सारे पॉइंट्स आप इसमें लिख सकते हो, लेकिन डायमेंशंस के साथ में, एक डायमेंशन में काफ़ी पॉइंट्स मत लिखना, बजाय इसके कि डायमेंशंस ऐड करना हर तरह की, कि आइसोलेशन आता है, लोनलीनेस, पैसों की दिक्कत आती है, हेल्थ की दिक्कत आती है, हर तरह के डायमेंशंस ऐड करना। बाद में आता है कि देखिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है इनकी सफरिंग को कम करने के लिए इस ओल्ड एज में। अब ये आर्टिकल्स आए थे, देखिए आर्टिकल्स की शुरुआत होती है डेमोग्राफिक डिविडेंड से। ये डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है? डेमोग्राफिक डिविडेंड ये होता है कि देखिए हमारे इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड बहुत अच्छा है। इस बात का क्या तात्पर्य है, हमारी जो अर्बन पॉपुलेशन है ना, यानी उन लोगों की पॉपुलेशन उन लोगों की संख्या जिनकी एज 15 से 59 साल के बीच में, यानी 15 to 59 ईयर्स के बीच में जिनकी संख्या है, बहुत ज़्यादा है। यानी ये देखिए अभी 2010 से यहाँ के आसपास है, हम ये जनसंख्या अभी है 65 के आसपास है। अब ये डेमोग्राफिक डिविडेंड ऐसे मूव कर रहा है कि 2017 की बात कीजिए तो 65 है, धीरे धीरे अब कम होना स्टार्ट हो जाएगा ये। यानी धीरे धीरे हमारी जो जनसंख्या है वो बूढ़ी होनी स्टार्ट हो जाएगी। बूढ़ी क्यों होनी स्टार्ट हो जाती है? क्योंकि देखिए अभी तो हमारी सोसाइटी जो है वो ट्रांजिशन फेज में है। अब मान लीजिए अर्बन लोगों को तो थोड़ा सीधी बात में कहूँ तो समझ में आना स्टार्ट हो गया कि कम बच्चे पैदा होने चाहिए, इससे नहीं तो क्या होता है, दिक्कत होती है। गांव में अभी भी धीरे धीरे जो है, जो फर्टिलिटी रेट है, रिप्रोडक्शन रेट है, वो काफ़ी ज़्यादा है। अब धीरे धीरे उनको भी समझ में आ जाएगा, जैसे जैसे हमारी लिटरेसी रेट अच्छी होगी तो होगा क्या, फिर धीरे धीरे फर्टिलिटी रेट काफ़ी कम होगी तो पॉपुलेशन हमारी कम होनी स्टार्ट हो जाएगी, तो फिर यूथ की संख्या है वो भी कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो कहने का मतलब है कि 2050-70 तक तो हमारी जो डेमोग्राफिक डिविडेंड यानी यूथ की संख्या है वो काफ़ी कम हो जाएगी, ये हो जाएगी 55 के आसपास, धीरे धीरे और भी कम होएगी। तो अब हम पीक पे हैं एक हिसाब से। और लेकिन अभी चिंता का विषय ये है कि देखिए एल्डर्स भी कम नहीं है, जो हमारे बूढ़े लोग हैं, हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, वो भी कम नहीं है। और सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है हमारे यहाँ पे एल्डर सिटीजन्स की, 104 मिलियन स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है।
और चिंता का विषय ये है कि देखिए अभी अगर हमने जल्द से जल्द डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा नहीं उठाया तो एक आंकड़े के हिसाब से 2050 तक एल्डर सिटीजन की संख्या 6% से बढ़ के 20% हो जाएगी। लेकिन दिक्कत यह है कि संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी एल्डर सिटीजन्स की, लेकिन उनकी केयर के लिए प्रॉपर प्रावधान नहीं है, उनकी हेल्थ केयर के लिए, उनकी सोशल केयर के लिए फैसिलिटीज़ नहीं है हमारे देश के अंदर में। तो एक ये है। अब देखिए जो ज़्यादा मेच्योर इकोनॉमीज़ हैं जैसे कि एडवांस कंट्रीज़ हैं और अमेरिका या वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, इन्होंने तो काफ़ी सारे मॉडल तैयार कर रखे हैं एल्डर सिटीजन्स की केयर के लिए। और जैसे कि इनके लिए वहाँ पे तो देखिए यूनिवर्सल हेल्थ केयर भी है, यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस भी है, नर्सिंग होम्स भी हैं, पैलिएटिव केयर्स यानी उनकी जो ओल्ड एज से रिलेटेड जो डिजीज़ होते हैं उनको केयर करने के लिए स्पेशलाइजेशंस भी हैं, काफ़ी कुछ है एडवांस कंट्रीज़ में। लेकिन हमारे भारत में इतना कुछ है नहीं। और जिस हिसाब से देखिए हमारे प्रोपोर्शनल साइज़ है, एल्डर्स बढ़ेगा, इनका जो एल्डर सिटीजन्स का साइज़ संख्या बढ़ेगी आने वाले समय में। जो अब आजकल क्या है हमारे देश में देखिए कम्युनिकेबल डिजीज़ काफ़ी ज़्यादा होते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़ जैसे कि टीबी वगैरह, मेजल्स और ये सब होते हैं, एड्स वगैरह। तो आने वाले समय में देखिए नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि एल्डर सिटीजन्स की संख्या बढ़ जाएगी। एल्डर सिटीजन्स को किस तरह के रोग होते हैं? एल्डर सिटीजन्स को तो इस तरह के रोग होते हैं ना, डायबिटीज़। अब डायबिटीज़ थोड़ा ना नॉन कम्युनिकेबल है, डायबिटीज़ तो अपने आप से होता है, फैलता नहीं है सांस लेने किसी के आप संपर्क में आओगे। क्योंकि देखिए बूढ़ों की संख्या बढ़ेगी तो उसी वजह से नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की संख्या भी बढ़ेगी, क्योंकि सीनियर सिटीजन्स को ज़्यादातर जो रोग होते हैं वो नॉन कम्युनिकेबल होते हैं। और इसीलिए हमारी जो हेल्थ केयर है वो प्रिवेंटिव होना चाहिए, प्रमोटिव होना चाहिए, क्यूरेटिव होना चाहिए, रिहेबिलिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ। हमें इन सब बातों पर ध्यान देना होगा। उसके बाद में आता है हिंदू की जो रिपोर्ट, जो आर्टिकल्स आए थे अब हिंदू में, जो हमने न्यूज़ डिस्कशन की वीडियो में डिस्कस किए थे। ये कहते हैं कि देखिए ग्राउंड रियलिटीज़ काफ़ी एक प्रकार से आंखें खोलने वाली है, आई ओपनर है। काफ़ी तरह की प्रॉब्लम्स को सामना करना पड़ता है और जो आंकड़े हैं काफ़ी चुकाने वाले हैं। ये देखिए अब कहते हैं कि 3% जो एल्डर्स हैं, सिटीजन्स हैं, वो ऐसे हैं 60 साल से ऊपर संख्या ऐसी है 3%, यानी जो बिल्कुल अकेले रहते हैं। और 9.3% 60 साल से ऊपर ऐसे हैं जो अपने स्पाउजेस के साथ में रहते हैं, यानी पति या पत्नी के साथ में रहते हैं। और जो अपने बच्चों के साथ में रहते हैं उन एल्डर सिटीजन की संख्या है 35.6%, यानी 35.6%। तो उनको किस प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? दिक्कतें देखिए अनेक हैं। फैमिलीज उनको कई बार छोड़ देती हैं, ऐसी शिकायतें भी सामने आती हैं। गरीबी का सामना करना पड़ता है, अगर छोड़ देती हैं तो पैसे नहीं होते, किस प्रकार से पेंशन पर जीवित रहना पड़ता है जो कि काफ़ी कम होती है। होमलेसनेस, बेसहारा हो जाते हैं अगर बच्चे अच्छे से केयर ना करें तो उन्हें हेल्थ केयर नहीं मिल पाता। और दो एस्पेक्ट्स हैं, या तो देखिए उस जैसे हमने आर्टिकल में डिस्कस किया था जो हमने पहले, देखिए एक एस्पेक्ट तो ये कि बच्चे करना नहीं चाहते, हेजिटेंट होते हैं जानबूझ के। एक होता है कि बच्चों के पास पैसा भी नहीं होता कई बार, तो इस वजह से हेल्थ केयर की दिक्कत आती है सीनियर सिटीजन्स को। और इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट यानी सरकार की सपोर्ट है वो भी काफ़ी कम है। लोनलीनेस, अकेलापन फील होता है बुढ़ापे में काफ़ी ज़्यादा, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो मेंटल स्ट्रेस भी काफ़ी सामना करना पड़ता है ओल्ड एल्डर सिटीजन्स को। अब देखिए बात यह है कि आजकल की जो जनरेशन है उनको एक प्रकार से कम टाइम होता है इस भागती ज़िंदगी में। कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने माँ बाप का ख्याल रखने के लिए उनको टाइम नहीं होता, कई बार उनकी मजबूरी भी होती है। हर तरह के लोग हैं, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो विदेश में चले जाते हैं, लेकिन फिर भी वो क्या है, वो चाहते हैं कि अपने माँ बाप की केयर करें। तो फिर वो क्या करते हैं, वो अपने माँ बाप को वहाँ पे ले जा सकते विदेश में, क्योंकि माँ बाप का वहाँ पे दिल नहीं लगता। एल्डर सिटीजन्स का विदेशों में दिल नहीं लगता, उनका दिल भारत की मिट्टी पर लगता है। तो आजकल एक नया कंसेप्ट सामने आया है, वो है हाउसिंग का। आजकल क्या है, रिटायरमेंट कम्युनिटीज़ यानी रिटायरमेंट मोहल्ले, बूढ़े लोगों के लिए स्पेशलाइज्ड मोहल्ले बनने लगे हैं आजकल, ताकि उस पर्टिकुलर मोहल्ले में सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा सके, पूरी क्राइम ना हो एल्डर सिटीजन्स के खिलाफ में, और पूरा पैकेज, मतलब उनका ध्यान रखा जा सके, साफ सफाई का एक काइंड ऑफ। देखिए आजकल ये बिजनेस हो गया है, जैसे बिल्डर्स है ना सॉरी, जो ये बिल्डर्स होते हैं अपार्टमेंट बनाते हैं, ये आजकल स्पेशलाइज्ड अपार्टमेंट्स बनाते हैं और पूरा पैकेज देते हैं कि आप, वो जो लोग विदेश में काम कर रहे होते हैं वो कहते हैं कि हम आपके माँ बाप को पूरी केयर करेंगे, उनको घर प्रोवाइड करेंगे अलग से, और उनको देखिए हर तरह की उनकी हेल्थ केयर, उनका खाना, सब तरह का ध्यान रखेंगे। और इतने का पैकेज है, मान लीजिए 50 लाख का पैकेज है, हर तरह का पैकेज है। मतलब स्पेशलाइज्ड घर बनने लगे हैं, स्पेशलाइज्ड कम्युनिटी बनने लगी हैं अलग से सीनियर सिटीजन्स के लिए। तो ये चीज़ अब नई सामने आई है।
तो बात यही है कि देखिए सरकार को कुछ करना चाहिए, इनोवेशंस भी लाने चाहिए, क्योंकि ये जो स्पेशलाइज्ड कम्युनिटी है ये तो अमीर मतलब जो जिनके पास में अच्छा खासा पैसा हो कम से कम वो अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन गरीब आदमी तो गरीब सीनियर सिटीजन्स तो इस तरह की स्पेशलाइज्ड कम्युनिटी, स्पेशलाइज्ड मोहल्ले, एल्डर सिटीजन्स के लिए वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उनका एक ही सहारा है, सरकार को उनकी मदद करनी चाहिए और जो रिसोर्सेज हैं सरकार को उनकी तरफ में मोड़ने चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल था। अगला आर्टिकल जो है वो क्रूल पॉपुलिज्म से रिलेटेड है। ए फॉरेन पॉलिसी ऑफ क्रूल पॉपुलिज्म यानी लोक लुभावनवाद। देखिए डोनाल्ड ट्रंप आजकल किस तरह की बात करते हैं ये जगजाहिर है, हमने काफ़ी बार इसको डिस्कस किया है। अब वो कहते हैं कि देखिए हम नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी अपनाएंगे। ये किस तरह से इंटरवेंशन करते थे, मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताता हूँ। देखिए पहले क्या था, यूएस आपको पता है एक तरह से पूरे वर्ल्ड का दादा था, ग्लोबल पुलिसमैन, पूरे वर्ल्ड की पुलिस था, मतलब सारे वर्ल्ड की स्टेबिलिटी की जिम्मेदारी यूएस पे, क्योंकि यूएस एकमात्र यूनिपोलर वर्ल्ड था, एकमात्र सुपर पावर। अब यूएस क्या करता था, अपने फायदे और नुकसान के हिसाब से किसी भी देश पे आक्रमण कर देता था। मतलब ये तो एक इंटरप्रिटेशन है, यूएस तो कहेगा कि हम अच्छे ढंग से उसे आक्रमण करते थे, हम वो आक्रमण नहीं कहेगा, वो तो कहेगा ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन, मतलब मानवता के लिए इंटरवेंशन हमने की। लेकिन नैरेटिव ऐसा है इस वर्ल्ड में कि यूएस एक प्रकार से भेदभाव करता था। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, वही एग्जांपल जो हमने पहले भी डिस्कस किया था। अब देखिए इराक में 2003 में यूएस ने इसलिए आक्रमण किया यह कह के कि इराक डेडलीस्ट वेपन्स बना रहा है, यानी ऐसे हथियारों का निर्माण इराक कर रहा है जिससे मानवता को खतरा पैदा हो जाएगा। तो यूएस ने इसको कहा ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन, यानी मानवता को बचाने के लिए हम इराक में अटैक कर रहे हैं। 2003 में ऐसा यूएस ने कहा और अटैक किया और सद्दाम हुसैन को सत्ता से बेदखल कर दिया। आज भी इराक जो है वहां पे सिविल वार चल रहा है। अब देखिए यूएस इस बात को कहता है कि हमने मानवता को बचाने के लिए, असल में लेकिन लोग कहते हैं, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि यूएस को तेल चाहिए था इसीलिए उन्होंने इराक में अटैक किया। तो समझ गए, यूएस ने जो बहाना दिया ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन। अब लेकिन यूएस जो है वो कई बार अटैक नहीं करता। अब सऊदी अरेबिया में कभी अटैक नहीं किया, सऊदी अरेबिया में काफ़ी ह्यूमैनिटेरियन वो वायलेशंस होते हैं, ह्यूमन राइट्स का हनन होता है सऊदी अरेबिया में। लेकिन सऊदी अरेबिया चूंकि यूएस का दोस्त है, कभी नहीं वो इंटरवेंशन करेगा उसके अंदर में, कभी नहीं अटैक करेगा, कभी नहीं दखलंदाजी करेगा सऊदी अरेबिया के अंदर में। तो बात यह है यूएस पहले काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें करता था, मतलब सारी बेकार नहीं थी, एक आधी यूएस दिखाने के लिए अच्छी भी करता था, सही में ह्यूमैनिटेरियन जरूरत होते थे। काफ़ी सारी अफ्रीका की कंट्रीज होती थी, मान लीजिए सोमालिया। अब सोमालिया में यूएस ने ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन किया, वहाँ तो यूएस को कुछ नहीं चाहिए था, तो वहाँ तो लेकिन अब कुछ काम अच्छे भी करने पड़ते हैं आपको। लेकिन यहाँ पे देखिए इनका काफ़ी नुकसान ही हुआ। एक मूवी है ब्लैक हॉक डाउन, वो हेलीकॉप्टर गिर जाता है सोमालिया के अंदर में, अच्छी मूवी है देखना। तो देखिए उसमें यूएस को नुकसान ही हुआ। तो कहने का मतलब है ह्यूमैनिटेरियन जो इंटरवेंशन पहले करते थे, अब ट्रंप ने कहा कि हमने कोई ठेका नहीं ले रखा पूरी दुनिया का, हम हमारे अंदर में खुश रहेंगे और बाकी दुनिया आपके अंदर में खुश रहो, हम अब कहीं नहीं अटैक उटूक करेंगे, हमारा नुकसान इससे ज़्यादा होता है। अब बात यह है, उसी से रिलेटेड आर्टिकल है, ये कहते हैं ट्रंप कहते हैं कि हम देखिए आतंकवाद और इस पे फोकस करेंगे कि हमारे देश में आतंकवाद ना सके और आईएसआईएस हमारे देश में ना सके और इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे हम। अब 2003 में देखिए वही एग्जांपल, इंटरवेंशन करी थी जॉर्ज बुश ने, इराक में अटैक किया था और यही बात है। वो कहते हैं कि देखिए हम मिलिट्री को, ट्रंप कहते हैं हम मिलिट्री को ज़्यादा एग्रेसिव बनाएंगे लेकिन उसका यूज़ करेंगे प्रिवेंशन के लिए ताकि कोई अटैक ना हो। तो कहने का मतलब है कि ट्रंप जो है साफ साफ हम लेस इंटरवेंशन करेंगे फॉरेन पॉलिसी में, दूसरे देशों के बीच में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। और काफ़ी ये वही बात है सेम, काफ़ी फ़ायदे भी नुकसान हुए उसके। और 1990 से यूएस की ये पॉलिसी रही है इंटरवेंशन की, मतलब कहीं कहीं इन्होंने इंटरवेंशन किया ही किया है यूएस ने, कहीं ना कहीं जब भी इनको मौका लगा दूसरे देशों के बीच में अपनी सेना भेज दिया, फिर कुछ और कर दिया, अपनी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है उसका यूज़ करके गवर्नमेंट्स टोपल कर दी। मतलब यूएस का काम ही ये था पहले 1990 से कि दखलंदाजी करना दूसरे देशों में अपने फायदे नुकसान के हिसाब से। लेकिन ट्रम्प ने अब बात करी है कि अमेरिका फर्स्ट है, हम दखलंदाजी नहीं करेंगे, हमारे लिए अमेरिका फर्स्ट है। और यह भी देखिए बात सामने आ रही है कि आने वाले दिनों में नाटो से भी यूएस जो है अपने हाथ वापस खींच लेगा और जो कंट्रीब्यूट करता है काफ़ी ज़्यादा उसमें एक प्रकार से रोल निभाएगा। ये क्या है क्वेश्चन है? अच्छा क्वेश्चन, ये स्लाइड पीछे रह गई, शुरू में करना चाहिए था, अभी देख लीजिए क्वेश्चन किस तरह का आ सकता है, बीच में ही देख लीजिए। देखिए पॉपुलिज्म रिस्पॉन्सिबल है एक प्रकार से जो कल्चरल डिवीजन पैदा हुई है कम्युनिटीज़ के बीच में इन दिनों में, खास करके वेस्टर्न सोसाइटीज़ में। आपको इस बात पर टिप्पणी करनी है। देखिए अब टारगेट्स जो हैं वो मिसप्लेस्ड हैं। अब टारगेट्स कैसे मिसप्लेस्ड हैं? अब बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं आज वेस्टर्न सोसाइटी में, असमानताएं काफ़ी ज़्यादा हैं, जॉब्स की कमी है, जो हमारा वेस्टर्न वर्ल्ड है, सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। इस वजह से अब इन चीज़ों को एक तरह से करते क्या हैं जो वहाँ के लीडर्स हैं ना,
इन सब प्रॉब्लम्स के लिए कल्चरल डिविजन्स को रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं। मैं बताता हूं कैसे। वो कहते हैं कि देखिए, अब होना तो यूं चाहिए था कि वो अपनी इकोनॉमी अच्छी करते हैं, लेकिन अब ट्रंप ने ऐसा नैरेटिव तैयार किया, उन्होंने कहा कि देखिए मैक्सिकन जिम्मेदार हैं हमारे देश की प्रॉब्लम्स के लिए, यानी जो इमिग्रेंट्स हैं वो आते हैं वो जिम्मेदार हैं, ये जिम्मेदार हैं, काफ़ी सारे लोगों को जिम्मेदार ठहराया। इससे वर्ल्ड में ना क्या डिविजन्स और ज़्यादा पैदा हो गई। मतलब अब देखिए, उन्होंने खास तौर पे एक तरह से, अब जब वो पर्टिकुलर धर्म की बात करते हैं ट्रंप, मतलब एक पर्टिकुलर धर्म को कहेंगे कि दीवार खड़ी कर दो, इसके खिलाफ में मेक्सिका के खिलाफ में दीवार खड़ी कर दो, या फिर एंटी रेडिकल इस्लाम की वो बात करते हैं, मतलब रेडिकल इस्लाम जो है वो काफ़ी खतरा है अमेरिका के लिए। इससे जो है डिविजन्स और ज़्यादा पैदा हो रही है वर्ल्ड के अंदर में, मतलब क्रिश्चियंस और इस्लाम के बीच में डिविजन्स हो रही हैं, और भी विभिन्न धर्मों के बीच में डिविजन्स और ज़्यादा हो रही हैं। जबकि असली रीजन जो है वेस्टर्न कंट्रीज की प्रॉब्लम्स के लिए वो ये नहीं है, वो ये चीज़ें जिम्मेदार नहीं है। असली जो जिम्मेदार चीज़ें हैं वो मैकेनाइजेशन यानी मशीनी युग है। मशीनी युग है तो आप देख लीजिए, मशीन से क्या है, उत्पादकता ज़्यादा होती है तो एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा नहीं मिल पाती लोगों को। और दूसरा, एक तरह से असमानताएं ज़्यादा हैं। 1% जो है वहाँ पे पैसा इन लोगों के पास में है। पूरी दुनिया में अगर 1% अगर आप मेजर करो, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, इनके पास में जो पैसा है वो अमेरिका में इतना ज़्यादा है, और इसलिए अब जो है पैसा है वो काफ़ी ज़्यादा डिवाइडेड है यूएस के अंदर में, तभी ये ज़्यादा प्रॉब्लम्स डिवाइड हो रही हैं। लेकिन अब जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं ट्रंप जैसे, वो नरेटिव अलग तैयार कर रहे हैं। काइंड ऑफ मतलब आर्टिकल समझने का है, ठीक ठाक आर्टिकल है। फिर ये बात करते हैं, देखिए जिस प्रकार से जो ट्रंप बातें करते हैं ना कि वो एक दीवार खड़ी कर देंगे, मान लो जी ये दीवार खड़ी कर देंगे और किसी धर्म के लोगों को यहाँ नहीं आने देंगे या फिर देश के लोगों को यहाँ नहीं आने देंगे। तो ये कहते हैं कि देखिए अमेरिका ने जो पहले इंटरवेंशन किया था, यानी दूसरे देशों के अंदर में दखलंदाजी की थी, इससे तो अमेरिका को बल्कि फायदा हुआ था, नुकसान नहीं हुआ था। जैसा हमने डिस्कस किया कि अमेरिका ने तेल के लिए इराक में अटैक किया, कहीं कहीं अमेरिका अटैक कर देता था, इंटरवेंशन कर देता था अपने फायदे नुकसान को देख के। वही आर्टिकल में कह रहे हैं कि इस ग्लोबल कमोडिटी की जो चेन है यानी ग्लोबलाइजेशन है, उससे तो अमेरिका को फायदा हुआ है। फायदा तो देखिए साफ साफ दिख ही रहा है। मैकडोनल्ड आज हमारे गली मोहल्ले में है मैकडोनल्ड, और यूएस का है। ये सारे जो जीन्स हैं, ये ग्लोबलाइजेशन का जो पार्ट है, ये सारे जीन्स कहाँ पहनते थे हम, आज जो हर एक मतलब बंदा आज जीन्स पहनता है। हमारा कल्चर तो शुरू में तो ये नहीं था, आज ये जीन्स वेस्टर्नाइजेशन का सिंबल ही तो है। और कुछ भी देख लीजिए आप, पीवीआर कल्चर या जो भी कल्चर है आज, ये सारे वेस्टर्नाइजेशन का प्रतीक है। फेसबुक देख लीजिए, ये माइक्रोसॉफ्ट, हर घर में आज विंडो है, हर घर में कंप्यूटर है। तो इससे किसको फायदा हुआ? ये सारे अमेरिका की चीजें तो हैं, यूएस की चीजें हैं, यूएस को फायदा हुआ इससे। तो कहने का मतलब है कि ये चीज ग्लोबलाइजेशन रिस्पॉन्सिबल नहीं है यूएस की प्रॉब्लम्स के लिए। बार बार यही चीज ये बता रहे हैं। ये देखिए 1% मेजॉरिटी है, माइनॉरिटी जो है यूएस में, उनके पास में इतना ज़्यादा पैसा है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल वगैरह, ये सब जो है बड़ी बड़ी कंपनीज हैं यूएस की। तो इनइक्वलिटीज यानी असमानताएं काफ़ी ज़्यादा हैं। तो यही कहते हैं, ये कहते हैं कि देखिए बाद में जिस प्रकार के रेटरिक तैयार किए जा रहे हैं ना, ये सिर्फ बातें हैं। यूएस कह रहा है कि हम अब अपने आप में रहेंगे, वो कहते हैं अपने आप में कभी रह ही नहीं सकते, क्योंकि इनकी सारी जो कंपनीज हैं वो ग्लोबल कंपनीज हैं, गूगल जैसी ये हैं। ये तो बाहर के देशों से इनको कॉन्टैक्ट करना ही पड़ेगा, और ये सिर्फ बातें करते हैं और करेंगे कुछ नहीं है, करेंगे। इसीलिए ये कल्चरल सोवरेनिटी को दोष देते हैं। होना ये चाहिए था कि इकोनॉमिक कुछ समाधान किया जाए, लेकिन उस चीज़ को तो एक दूर कर नहीं सकते, कैपेबल है नहीं, इसलिए कल्चरल चीज़ों को दोष देते हैं कि मान लीजिए रेडिकल इस्लाम जिम्मेदार है एक तरह से सारी प्रॉब्लम्स के लिए। रेडिकल इस्लाम देखिए कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं डेफिनेटली जिम्मेदार है कुछ चीज़ों के लिए, आतंकवाद जो है काफ़ी खतरा है दुनिया की स्टेबिलिटी के लिए। लेकिन पूर्णतया अगर यूं कहें कि वहाँ पे रेडिकल इस्लाम जॉब्स ले रहा है यूएस के अंदर में, तो गलत होगा। या फिर और जो बाकी चीज़ें हैं, मैक्सिको जॉब्स ले रहा है, या फिर हमारी जो कम्युनिटी है हम जाके उनकी जॉब्स ले रहे हैं, हमारे जो H1 वीज़ा है IT सर्विसेज से, ये एक तरह से गलत नैरेटिव तैयार किया जा रहा है। और फिर वो उसी हिसाब से वो H1 वीज़ा पे रिस्ट्रिक्शंस भी लगा रहे हैं। और उसके बाद में क्या आता है फिर ये आता है कि देखिए ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन है वो काफ़ी कम हो गई है आज के टाइम में, और ना ही आने वाले टाइम में वर्ल्ड जो है आइसोलेशन में रहेगा, यानी यूएस आइसोलेशन में रहेगा। तो एक बीच का रास्ता है और कैओस ज़्यादा होगा आने वाले दिनों में। और ये वही है जो हमने डेटा डिस्कस किया कि 1990 से ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन स्टार्ट हो गया था। काफ़ी सारे ऐसे देश जैसे ईरान, इराक, नॉर्थ कोरिया, लीबिया, सीरिया, रोग स्टेट्स ये क्या कहते हैं सॉरी, इन देशों को, जो ये कंट्रीज़ हैं ईरान, इराक, नॉर्थ कोरिया, इनको यूएस ने 1990 के आसपास दुष्ट देश का दर्जा दिया था, रोग स्टेट्स। रोग स्टेट्स का मतलब ये है कि देखिए ये ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है इन कंट्रीज़ में, या मास डिस्ट्रक्शन के वेपन्स ये क्रिएट करते हैं। तो यूएस ने इन सब देशों को अपने रडार पे रखा था और कहा था कि हम इस एक्सिस ऑफ एविल ऑफ एक्सिस है, मतलब इस पूरे
जो एक तरह से एक्सिस बनती है सभी दुष्ट देशों की, उस एक्सिस को ख़त्म कर देंगे, ऐसा बुश ने भी कहा था, पहले भी इस तरह की बातें सामने आई थी। और उसके बाद में देखिए एक यूनिवर्सल ह्यूमैनिटी यानी सार्वभौमिक मानवता, उसका भी कंसेप्ट है। और वो कहते हैं, अब यूएस का तो यूँ मानना है कि देखिए वायलेंस होएगा तो ये कम, ग्लोबल कमोडिटी चेन है वो कम हो जाएगी। और रेजिम चेंज से वो पहले यूँ सोचते थे कि नेशनल बिल्डिंग बनाई जा सकती है, यानी यूएस पहले डेमोक्रेसी इंपोज करता था मिडिल ईस्ट में, जैसे अफगानिस्तान पे भी डेमोक्रेसी इंपोज करने की कोशिश करी। अब वो ट्राइबल्स लोग, अब मैं थोड़ा आपको एग्जांपल देता हूँ, देखिए बात समझने की, आप समझिएगा। अब ऐसे ट्राइबल्स लोग देखिए जो जिनकी लॉयल्टी सिर्फ ट्राइब्स के प्रति है, आज भी वहाँ पे ऐसा कल्चर है, मान लीजिए सरदार मानते हैं वो, जैसे ट्राइब्स में नहीं होता हाँ सरदार आप बोलिए, वो मानते ही नहीं। जो ये आर्टिफिशियल बाउंड्रीज हैं देशों की, यानी अफगानिस्तान का बॉर्डर है, ये पाकिस्तान का बॉर्डर है, वहाँ पे उनको मानते ही नहीं। वो कहते हैं ये बाउंड्री कुछ नहीं है, हमारी सिर्फ ट्राइब्स हैं, वो सबसे ऊपर है। अब ऐसे देशों में अगर हम डेमोक्रेसी लाने की कोशिश करेंगे तो डेमोक्रेसी सफल नहीं हो पाएगी। तो इस वजह से, मतलब ये सिर्फ एग्जाम्पल है, मिडिल ईस्ट में यूएस ने ऐसा ही किया। अब इराक, सीरिया, इतने सारे वहाँ पे डिविजन्स हैं, मतलब एक धर्म के अंदर भी इतने सारे सेक्ट्स हैं वहाँ पे, और काफ़ी लड़ाइयाँ हैं, तो वहाँ पे कैसे डेमोक्रेसी आएगी? लेकिन यूएस ने ये किया। यूएस ने तो यूँ भी किया, यूएस तो यूँ भी कहता है कि चाइना में ह्यूमन राइट्स का वायलेशंस बहुत ज़्यादा होता है और डेमोक्रेसी नहीं है चाइना में। चाइना कहता है कि देखिए हम तो ह्यूमन राइट्स को बल्कि इंप्रूव करते हैं। चाइना कहता है कि हमने जो कम्युनिस्ट की सरकार, एक पार्टी की सरकार है हमारे वहाँ पे, उन्होंने काफ़ी जैसे रोक लगाई थी, दो बच्चे पैदा नहीं कर सकते। तो चाइना कहता है कि हमने जो ये थोड़े कर्ब्स लगाए, जिसे आप ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कहते हैं, इससे तो हमारा देश काफ़ी ऊपर गया है। और इससे तो देखिए हमारी इकोनॉमी ऊपर हुई है, हमारी इकोनॉमी ऊपर हुई है तो हमने काफ़ी सारी लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, तो इससे हमें फ़ायदा हुआ है, ऐसा कहता है चाइना। तो ये वही बात है कि देखिए एक्सिस ऑफ कल्चर हमने भी इसे डिस्कस किया, जो क्रिश्चियंस और इस्लाम के बीच में जो डिफरेंसेस है वो भी काफ़ी बढ़ रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि हम यूएस की जो मिलिट्री है वो काफ़ी मजबूत करेंगे इसे, ताकि कोई भी इनके साथ लड़ाई की हिम्मत ना कर सके। और वे फॉरवर्ड में यही आता है कि देखिए यूएस जो प्रेसिडेंट हैं वो, उन्होंने काफ़ी मिलिट्रिज्म की तरफ ध्यान दिया है। उन्होंने अपनी कैबिनेट में भी ऐसे जनरल्स को अपॉइंट किया है जिनका जो एंटी मुस्लिम स्टैंड है काफ़ी जगजाहिर है, और काइंड ऑफ ये क्रूल पॉपुलिज्म यानी लोक लुभावनवाद की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इवन इनके डिफेंस सेक्रेटरी हैं वो भी कहते हैं कि देखिए जो ईरान है, जिसके साथ में ओबामा ने शांति स्थापित की थी, डील की थी, न्यूक्लियर डील ईरान के साथ में की थी, तो ये कहते हैं ईरान कुछ नहीं है, सिर्फ आईएसआईएस को एक तरह से आर्ग्यूमेंट की तरह इस्तेमाल कर रहा है ईरान, और आईएसआईएस सिर्फ एक एक्सक्यूज़ है, उसकी बेस पे ही ईरान जो अपनी गलत हरकतें हैं वो अभी भी जारी किए हुए हैं और हम इसे बंद कर देंगे। इस प्रकार की बात कहते हैं जो ट्रंप के डिफेंस सेक्रेटरी हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये मेरी बात नहीं है, एक एक्सपर्ट्स कहते हैं जो हंटिंगटन है, पी हंटिंगटन, वो एक उन्होंने कंसेप्ट दिया था, अलग से है नॉलेज के लिए, अलग से आर्टिकल में नहीं है। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस कैसा है ये ये कहते हैं कि देखिए पहले जो लड़ाई थी ना 1990 से पहले की, वो आइडियोलॉजी की लड़ाई थी, कम्युनिज्म और लिबरलिज्म की, यूएस और यूएसएसआर की वो लड़ाई थी आइडियोलॉजी के लिए, जो कोल्ड वार चला था 1990 में। उन्होंने एक कंसेप्ट दिया, एक नाम मत ध्यान दीजिए, आपके लिए नाम इंपॉर्टेंट नहीं है। उन्होंने कहा कि देखिए अगर यूएसएसआर का विक्टन हुआ तो एक सांप तो मर गया है, लेकिन हजारों सांपों ने जन्म ले लिया है। और सबसे ऊपर उन्होंने बात किया था, जो धर्म की पॉलिटिक्स थी उसको उन्होंने कहा था कि आने वाले टाइम में जो सिविलाइजेशंस हैं उनकी लड़ाई बहुत होगी। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने कहा था इस्लाम और क्रिश्चियंस इनहेरेंटली एक तरह से, जो वेस्टर्न कंट्रीज मान लीजिए, वेस्टर्न कंट्रीज और जो इस्लाम है, एक प्रकार से इस्लाम मतलब उनका जो इस्लाम है, आप उस डेफिनेशन पे मत जाइए, काफ़ी कंट्रोवर्शियल है, मतलब जो रेडिकल इस्लाम की वो बात कर रहे हैं, एक्सपर्ट्स की बात मैं कर रहा हूँ, मेरा कोई राय नहीं है यहाँ पे। वो कहते हैं कि देखिए जो वेस्टर्न कंट्रीज और रेडिकल इस्लाम है उनके बीच में इनहेरेंट लड़ाई है। रेडिकल इस्लाम सरिया लागू करना चाहता है पूरे वर्ल्ड में। वो कहते हैं जो लोग इस्लाम को नहीं मानते वो लोग मतलब अच्छे नहीं है, इस प्रकार की बातें करता है जो रेडिकल इस्लाम है। वेस्टर्न कंट्रीज क्या कहता है, वेस्टर्न कंट्रीज कहता है सबको जो कुछ करना है वो कुछ करने का अधिकार होना चाहिए। वेस्टर्न कंट्रीज की वैल्यू है ऐसी कि चॉइस होनी चाहिए, अगर वुमेन्स वहाँ पे कम कपड़े पहनती हैं तो चॉइस है, लिबरलिज्म है, वहाँ पे राइट्स है सभी लोगों के पास में। इस्लाम ऐसा नहीं कहता, इस्लाम तो काफ़ी रोक लगाता है, रेडिकल इस्लाम की बात है। वो कहते हैं कि गाना बजाना नहीं हो सकता, ये सब नहीं हो सकता, ऐसा ये सब कहा एक एक्सपर्ट ने। काइंड ऑफ क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस होगा आने वाले टाइम में। काफ़ी बड़ा एक कंसेप्ट है, इसे डिस्कस करेंगे कभी, मतलब एक तरह से समझने के लिए। आगे देखिए ये एक आईएसआईएस से रिलेटेड आर्टिकल है। पाकिस्तान की सूफी दरगाह पर अटैक हुआ
और वहाँ पे काफ़ी लोग मारे गए। वो सूफी दरगाह सभी धर्मों के लोग वहाँ पे जियारत करने आते थे, पूजा करने आते थे वहाँ पर। और आईएसआईएस ने वहाँ पे अटैक किया इसी वजह से, क्योंकि वो नहीं चाहते कि डिफरेंट कम्युनिटीज़ के बीच में इंटरसेक्ट यूनिटी बने वहाँ पर। और इराक यह अटैक इसलिए इस संदर्भ में इसे देखा जाना चाहिए कि यू आल्सो नो दैट द एरिया ऑन विच द आईएस करंटली हैज द होल्ड इन द मिडिल ईस्ट, द एरिया हैज बीन डिक्लाइनिंग कंटिन्यूसली, दैट्स व्हाई दिस अटैक हैज अ लॉट ऑफ सिग्निफिकेंस व्हिच हैज हैपेंड इन द पाकिस्तान। और उसके बाद में क्या है, देखिए आईएसआईएस का मॉडल है क्या, मैं आपको आईएसआईएस का मॉडल बताता हूँ। देखिए आईएसआईएस जघन्य कृत्य करता है, बार्बरिज्म, मतलब इस प्रकार के जघन्य अपराध करेगा कि आपने देखा होगा कि पिक्चर्स में दिखाते हैं किसी का गला काट दिया। इससे वो एक तरह से अट्रैक्ट करते हैं, रिक्रूटमेंट के लिए यूज करते हैं इसका। मतलब कुछ लोग आते हैं विभिन्न देशों से, देखते हैं कि आईएसआईएस तो काम कर रहा है इस प्रकार से, हमारे जैसे खलीफेट है इस्लाम के लिए काम कर रहा है, तो कुछ यूथ लोग आकर्षित होकर इनके पास में आते हैं। ये इनका मॉडल है, यानी रिक्रूटमेंट ऐसे करते हैं कि वो जघन्य अपराध करते हैं ताकि यूथ आए इनके पास में। मॉडल इनका पैसा कैसे कमाते हैं, एक्सटोर्शन से, या फिर जिस एरिया को इन्होंने कैप्चर किया है वहाँ पे टैक्स लगा देंगे, बैंक्स को लूट लेंगे, और जो तेल सप्लाई है, जो उनको तेल मिल गया उस टेरिटरी में, उसको बेच देंगे। इस प्रकार का इनका मॉडल है। अब पिछले कई दिनों में आप 1-2 सालों, जब भी आईएस आया 2014 से आया ये मोसूल को जब इन्होंने कैप्चर किया था, 30,000 वॉलंटियर्स आए सीरिया इराक के अंदर में विभिन्न देशों से, और इनको पैसे भी दिए गए। ये लड़ाके लड़ने आए थे इराक और सीरिया में आईएसआईएस के लिए, इनको बाकायदा पैसे दिए गए। आइडियोलॉजी से प्रभावित होकर आए थे लेकिन पैसे दिए गए। और कुछ इनको मान लीजिए एक तरह से वहाँ पे बांध के रखने के लिए इनको हर तरह की फैसिलिटीज़ दी गई, सेक्स स्लेव्स भी दिए गए, मतलब बहुत सारे इनके साथ, इसलिए इनको अपने लड़ाकों को बांध के रखा यहाँ पे आईएसआईएस ने सीरिया और इराक के अंदर में। लेकिन अब इनका ये मॉडल फेल हो गया है, ये काफ़ी समय तक चलना नहीं था। अब जो उनके लड़ाके थे जो लड़ने आए थे वो, क्योंकि आज जो है तालिबान, वो जो आईएसआईएस है वो हार रहा है वहाँ पर, कमज़ोर है, तो इसकी स्ट्रेंथ क्या थी, ये अपनी मजबूती दिखाता था पूरे वर्ल्ड में, तभी लोग इसकी तरफ आकर्षित होते थे। आज जबकि ये हार रहा है, 25% इन्होंने टेरिटरी लूज कर दी है। ये देखिए आज जो आईएसआईएस है काफ़ी कम एरिया तक लिमिटेड है। ये देखिए ये आईएसआईएस है, बिल्कुल पैचेस में रह गया है, तो कमज़ोर है, आज ख़त्म होने वाला है। तो इनका जो आकर्षण है वो भी काफ़ी कम हो गया है। लेकिन एक दिक्कत पैदा हो गई है। दिक्कत क्या है, दिक्कत ये पैदा हो गई है कि देखिए वो लोग, अब ये हार रहा है तो इसलिए इनके जो लड़ाके हैं इनको धोखा देके छोड़ के भाग रहे हैं अपने अपनी जान बचाने के लिए। जिन जिन देशों से वो आईएसआईएस के लिए लड़ने के लिए आए थे वो काफ़ी तो संख्या में वापस जा चुके हैं अपने अपने देशों में, और काफ़ी लोग ऐसे हैं जो जाने वाले हैं। एक प्रकार से वहाँ से ख़त्म होने ही वाला है आईएसआईएस। सिर्फ राका और मोसूल 2 धरती पर है, मोसूल में तो वो हारने वाले हैं। अब 2 चीज़ें हैं, देखिए कुछ ऐसे लोग जो आईएसआईएस को डेजर्ट कर चुके हैं, कुछ तो ऐसे हैं क्योंकि उनको अब समझ में आ चुका है कि आईएसआईएस धर्म के नाम पे काफ़ी गलत काम कर रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अभी भी वापस तो अपने देश में जा चुके हैं, लेकिन उनकी जो ख्याल है, उनकी तमन्ना, उनका एम, उनके ऑब्जेक्टिव की खलीफेट इस्टेब्लिश करना है पूरे वर्ल्ड में, वो उनकी आज भी उनकी एक तमन्ना है उनकी। तो ये लोग जो वापस अपने अपने देश में जा चुके हैं लेकिन आज भी आईएस के लिए सहानुभूति बरतते हैं, वो लोग उन देशों की सिक्योरिटी के लिए काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आईएसआईएस तो खत्म हो जाएगा, मतलब वहां से जिस टेरिटरी पर इन्होंने कब्जा किया था वो खत्म हो गया, लेकिन इस आइडियोलॉजी को, उन लोगों को आप लोगों के दिलो दिमाग से कैसे मिटा पाएंगे, इस चीज में दिक्कत आने वाली है आज के बाद वर्ल्ड में। हमारे इंडिया में भी यह प्रॉब्लम है, काफी संख्या में ऐसे इंडियंस हैं जो पहले आईएसआईएस में गए थे वो वापस आ गए हैं। तो हमारी एजेंसीज को भी इस तरफ काम कर रही हैं, उसी बारे में लिखा गया है। ये कहते हैं कि देखिए आईएसआईएस जड़ से खत्म हो गया तो भी ये अलकायदा से तो स्ट्रॉन्ग रहेगा। अलकायदा एक ओसामा बिन लादेन पर डिपेंड रहता था, लेकिन आईएसआईएस एक पर्सनैलिटी डोमिनेटेड नहीं है, एक प्राग्मेटिक है, एक्सपेंशन भी करता है, देख के डिसीजन लेता है। मतलब कहने का मतलब 2 आतंकवादी संगठनों में आपस में कंपैरिजन हो रहा है। वे फॉरवर्ड ये कि देखिए हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को काफ़ी रिसोर्सेज मोबिलाइज करने की आवश्यकता है इस पूरे चीज़ में, और क्योंकि आने वाले टाइम में जो आईएसआईएस के लड़ाके हैं अगर हमारे देश में भी लौट के आते हैं तो काफ़ी नुकसानदायक साबित हो सकता है हमारे लिए। तो अभी काफ़ी तरह की एक्सरसाइजेज की गई हैं, सॉफ्टवेयर भी बनाए गए हैं ताकि उनका प्रोपेगेंडा रिलेटेड मटेरियल है जिससे वो रिक्रूट करते हैं उसको डिटेक्ट किया जा सके। अब आने वाला समय ही बताएगा कि वो कितना इफेक्टिव हो पाएंगे। तो अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं। देखिए ये आर्टिकल में के बारे में हमने सब कुछ डिस्कस किया है, काइंड ऑफ 2-3 मिनट के अंदर मैं जल्दी से आपको रिवाइज करवा देता हूँ मैं। ये देखिए पिक्चर्स देख के आपको याद आ गया होगा किस तरह की ये पिक्चर्स हैं। देखिए ये पिक्चर्स हैं एन्नोर कोस्ट चेन्नई के पास में 2 शिप्स आपस में टकरा गए, 2 जहाज़ों की टक्कर हुई आपस में, तो काफ़ी तेल का रिसाव हुआ, ऑयल स्पिल वहाँ पे हुआ।
तो ऑयल स्पिल के कारण में देखिए काफ़ी ऑयल स्पिल वहाँ पे तेल का रिसाव होने से बायोडाइवर्सिटी काफ़ी प्रॉब्लम्स आई। तो काइंड ऑफ ये सब कुछ डिस्कस कर रखा है कि किस प्रकार से जो वहाँ पे प्रशासन ने, लोकल जो अथॉरिटीज़ हैं, उन्होंने देरी करी। उनका जो ख्याल था अपनी रेपुटेशन को बचाने में ज़्यादा था कि कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कोई तेल नहीं रिसाव हुआ। लेकिन ऐसा करने में उन्होंने बहुत देर कर दी और बाद में काफ़ी लंबा समय लग गया इस पूरे डिजास्टर से मुक्ति पाने के लिए। और अभी कह रहे हैं कि देखिए बायो रिमेडिएशन का यूज़ किया जा रहा है, इन्वायरमेंट में आता है बायो रेमेडिएशन, जिससे देखिए ऑयल स्पिल को कम किया जाएगा। लेकिन ये कहते हैं कि देखिए बायो रेमेडिएशन का यूज़ तो तब होता है जब छोटे मोटे हों, लेकिन इस तेल में जिसका रिसाव हुआ उसमें तो काफ़ी हैवी मेटल्स हैं, जैसे कि जिंक, लेड, कैडमियम। तो ये तो बायो रेमेडिएशन से दूर भी नहीं होगा। और दूसरा बात आता है कि कोस्टल गार्ड को इतनी लेट बुलाया गया, काफ़ी देर बाद उन्हें इस बात की जानकारी दी गई। एक बात ये कहते हैं कि देखिए जिस तेल को आप हटा रहे हो वहाँ से, अब उसको वहीं थोड़ा दूर जाके आप दफन कर रहे हो ज़मीन के नीचे। तो लोकल लोगों ने वहाँ पे विरोध किया, तो बाद में उन्होंने ऐसा करना बंद कर दिया। फिर देखिए इतनी बड़ी ऑयल स्पिल की डिजास्टर हुई, कुछ भी नहीं, आपके कुछ गाइडलाइंस नहीं है कि लाइक हाउ द पीपल शुड गो देयर और नॉट, एंड काइंड ऑफ दीज हैवी मेटल्स दे कैन बी इंटीग्रेटेड इनटू आवर फूड चेन, दैट्स हाउ दे क्रिएट द प्रॉब्लम। अगर हमारी फूड चेन में आ गई, जैसे वहाँ पे लोग मछली वगैरह खाते हैं, मछलियों के अंदर आ जाएगी, फिर फूड चेन में एंटर कर जाएंगे ये जहरीले तत्व। उसके बाद में बात आती है कि देखिए ऑयल स्पिल डिजास्टर प्लान, नेशनल ऑयल स्पिल डिजास्टर प्लान एक बना हुआ है 1995 से, उसका फॉलोअप नहीं किया गया। 2015 में मीटिंग भी हुई थी कि जब कोस्ट गार्ड ने कहा था कि जो नेशनल ऑयल स्पिल डिजास्टर प्लान है ये सभी स्टेट्स के लिए, सभी राज्यों के लिए अलग अलग होना चाहिए। इस बात पर भी कोई आगे बात नहीं बढ़ी। तो बात यही है, सारी चीज़ें ऑयल स्पिल से रिलेटेड है, ये सारी बात हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। ये आर्टिकल है इकोनॉमिक्स टाइम्स का। देखिए इकोनॉमिक्स टाइम्स का आर्टिकल, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में आपको पता है कि दोबारा से 22 फरवरी को जो हमारा ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट था, जिसमें कि सभी देशों को अपना अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, जैसे हमारे पोर्ट्स वगैरह या और जो प्रोसीजर्स हैं उनको आसान बनाना था। जैसे कि आज अगर मान लीजिए 12 क्लियरेंसेस लेनी पड़ती है एक चीज़ से, तो आने वाले दिनों में 9 लेनी पड़ेंगी, इस प्रकार से 1 लेनी पड़ेगी, सिर्फ एक क्लियरेंस जो सिंगल विंडो हो वहीं से हर तरह के सॉल्यूशंस मिल जाए। इस प्रकार का एक है ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट जो कि 22 तारीख को अमल में आ जाएगा। अब बात यह है कि देखिए इन चीज़ों में देखिए जो गुड्स होते हैं वो तो ठीक है। अब इंडिया ने भी एक तरह से प्रपोजल दिया है अपना कि सर्विसेज में भी आनी चाहिए ये एग्रीमेंट, क्योंकि हमारा जो देश है ना वो सर्विसेज में स्ट्रॉन्ग है, हमारे पास में ह्यूमन रिसोर्स है, आईटी सेक्टर हमारा मजबूत है, तो हमारे देश दूसरे देशों में जाते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, हमारे टीचर्स स्ट्रॉन्ग है, हमारा मेडिकल जो सेक्टर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो सर्विसेज में भी ये ऐसा एग्रीमेंट साइन होना चाहिए ट्रेड फैसिलिटेशन जैसा, जो अभी गुड्स में हुआ है यानी सामान में हुआ है, बंदों का भी आदान प्रदान होना चाहिए, ऐसा इस आर्टिकल में लिखा गया है। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अब देखिए ट्रंप हैं, प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी अपना रहे हैं, वो कहते हैं मैं नहीं आने दूंगा बाहर से लोगों को। तो अब उस कंटेक्स्ट में जो WTO की इंपॉर्टेंस है वो काफ़ी बढ़ जाती है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका तो काम ही यही है ना कि ट्रेड को अच्छे से चलने देना, मतलब अगर कोई कंपनी, कोई देश अगर प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी अपनाता है तो उसके खिलाफ में आवाज़ उठाना। अब वो बात अलग है कितना WTO आवाज़ उठा पाएगा यूएस के खिलाफ में। अब देखिए इसकी बात करें तो देखिए हमारा तो यही करता है, हमारा तो सर्विसेज में ही ज़्यादा है और गुड्स से भी ज़्यादा है हमारा जो डोमिनेंस है सर्विसेज के अंदर में। वही बात कि H1 वीज़ा में काफ़ी लोग हमारे जाते हैं यूएस में काम करने के लिए, और आईटी सेक्टर में हमारे काफ़ी मजबूती है, लोग बहुत ज़्यादा स्किल्ड हैं आईटी सेक्टर में, बाहर काम करने जाते हैं। तो इस मामले में भी रिस्ट्रिक्शंस खुलनी चाहिए और एक तरह से एग्रीमेंट होना चाहिए। और अब देखिए बात यह कि इंडिया पूरे अपने पोटेंशियल को टैप करने में सक्षम नहीं हो पाया है। हमारा मेडिकल सेक्टर भी काफ़ी मजबूत है, लेकिन अभी भी इसको हम पूरा टैप नहीं कर पाए हैं, इसका यूज़ नहीं कर पाए हैं, यूटिलाइज़ नहीं कर पाए हैं इसको। जैसे कि आप इंश्योरेंस मान लीजिए, होम कंट्री मान लीजिए, बहुत सारे टूरिस्ट आज हमारे देश में मेडिकल टूरिज्म के लिए आते हैं, अफ्रीका और खास करके मिडिल ईस्ट में। अब ये मोड होते हैं, मान लीजिए जो लोग हमारे जो आईटी सेक्टर के एम्प्लॉइज़ हैं वो यूएस में H1 वीज़ा के लेकर जाते हैं और वहाँ पे जाके प्रोजेक्ट को बनाते हैं और वहाँ के लोकल प्रोजेक्ट्स को यानी अमेरिका के प्रोजेक्ट्स को डिलीवर करते हैं, वो होते हैं मोड 4 कैटेगरी के। अब ये मोड क्या होते हैं, ये देखिए मोड तो एक क्लासिफिकेशन है, ऐसा तो यूपीएससी नहीं पूछेगी मोड 1 2 3 क्या होता है। ये देखिए मोड 4 क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ नेचुरल पर्सन्स, यानी हमारे देश के लोग वहाँ पर दूसरे देश के लोगों में, दूसरे देश के टेरिटरी में गए, तो ये होता है मोड 4 यानी प्रेजेंस ऑफ नेचुरल पर्सन्स, यानी जो हमारे लोगों की प्रेजेंस इंश्योर की जाएगी मोड 4 में दूसरे देशों के अंदर में। और मोड 2 क्या होते हैं,
कंजम्पशन एब्रोड। कंजम्पशन एब्रोड का मतलब जो दूसरे देशों से एम्प्लॉयज हमारे देश में मेडिकल टूरिज्म के लिए आते हैं वो होता है कंजम्पशन एब्रोड, यानी बाहर जाके आप कंज्यूम कर रहे हो। यानी मान लीजिए अफ्रीका का कोई बंदा हमारे देश में आके इलाज करवाता है तो वो हमारे देश में आके कंज्यूम कर रहा है। कंजम्पशन एब्रोड, बाहर एब्रोड में जाके कंज्यूम करना। तो और भी देखिए बाकी चीज़ें, ऑडियो विजुअल, हॉलीवुड बॉलीवुड में भी काफ़ी व्यापार होता है आज के टाइम में, और इसलिए जो फॉरेन मोड्स के जो दिखते हैं उनको सोल्व किया जाना, उनको एड्रेस किया जाना काफ़ी आवश्यक है। इसके लिए हम जो है G20 और ब्रिक्स नेशंस की भी एक तरह से साउंड हेल्प ले सकते हैं, और इंडिया को अपने आप को तैयार करना पड़ेगा गिव एंड टेक के लिए। हम सिर्फ ले नहीं सकते, हमें कुछ सेक्रीफाइस भी करना होगा। इस तरह की ट्रेड नेगोशिएशंस के लिए हमें तैयार रहने की आवश्यकता है। तो आज की डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।